नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। जिस पेड़ के साये में अजीत पवार की राजनीति फली फूली और बड़ी हुई, अब उसी पेड़ को खाने के चक्कर में लग गए हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? और यह भी कहा जा रहा है कि अब भतीजे ने चाचा शरद पवार की राजनीति खराब कर दी है। क्योंकि आपको पता है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए और चुनावी जो नतीजे आए वो सबको चौंका दिया। और ये कहा जा रहा था कि शरद पवार कहीं ना कहीं अपने भतीजे को मजा चखाएंगे, जिस तरीके से उनके भतीजे ने अपने चाचा के खिलाफ बगावत की और उसके बाद वो अलग हो गए। और फिर महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए, उन नतीजों के आधार पर यह कहा जा रहा था कि अब अजीत पवार की राजनीति खराब होगी। लेकिन अब विधानसभा के चुनाव में बिल्कुल सब कुछ उलट हो गया और अपने चाचा को बहुत ही लंबे अंतराल से भतीजे अजीत पवार ने पछाड़ दिया है। और अब इसलिए कहा जा रहा है कि अब चाचा की राजनीति भतीजा खराब करने वाले हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे सहयोगी चेतन हैं। चेतन, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से अब अजीत पवार और शरद पवार में कौन पावरफुल है? अगर इसकी बात की जाए तो क्या कहेंगे? देखिए, पावरफुल की बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आंकड़े हैं वो जरा इस विधानसभा चुनाव के बता दें कि महायुति जो एक गठबंधन जिसमें अजीत पवार की जो पार्टी है एनसीपी, वो इसी के साथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी और तमाम जो और छोटे मोटे दल जो रहे, उन्होंने जो चुनाव लड़े उसमें से एनसीपी अजीत पवार को 59 सीटें दी गई। उन्होंने 41 सीटें अपने कब्जे में कर ली। मतलब देखिए आप कितना बड़ा आंकड़ा है। और वहीं अगर हम कंपेयर करें महाविकास अघाड़ी जो दल है, जो एक गठबंधन है, उसमें शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी, वो 80 सीटों पर चुनाव लड़ती है और लाने में कामयाब होते हैं सिर्फ और सिर्फ 10 सीटें। अब यहीं आप कंपैरिजन कर लीजिए कि कैसे अजीत पवार जो है वो शरद पवार अपने ही चाचा पर, जिनसे वो बगावती सुर अपनाकर अलग पार्टी, वही पार्टी जो है वो तोड़ लाते हैं। खास बात और सिंबल भी ले आते हैं। खास बात ये भी है चेतन कि जिस चाचा से राजनीतिक पैतरे सीखे, बिल्कुल उसी अब पैतरे से अपने चाचा को जो है वो चित कर रहे हैं। कैसे चित किया है, कैसे धराशायी किया है, ये इसका एक बहुत बड़ा जो है उदाहरण देखने को मिलता है नियाज। और बिल्कुल सही बात है कि एक तरीके से शरद पवार को यह कहा जाता है कि वो एक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं चुनावों को लेकर कि आखिर कैसे होना है, क्या करना है, क्या खेल हम कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। वो स्ट्रेटेजी सारी धराशाही जो है वो उन्हीं के भतीजे ने सामने जाकर कर दी। अब शरद पवार को यह समझना होगा कि भैया मैंने जिसको दांव पेच सिखाए थे वो मेरे सामने जाकर ये कर रहा है, तो क्या मेरे दांव पेच में कमजोरी है या फिर वो ज्यादा सीख गया, मैंने सब कुछ उसे दे दिया, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, वो सब कुछ। ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। अब अजीत पवार ने जो यहां पर करके दिखाया है वो जिस तरीके से महायुति के लिए एक बहुत बड़ा फायदा यहां पर है, वहीं शरद पवार के लिए पर्सनली एक इंडिविजुअली बहुत बड़ा नुकसान जो है कि आप क्या कर रहे हैं। आपको एक चाणक्य कहा जाता है, एक उपाधि वहां पर दी जा रही है। कांग्रेस जो है या फिर और जो दल हैं, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, वो आपके शरण में जाकर समस्या का हल जो है वो मांगना चाहते हैं। वो बताते हैं कि आप देखिए आप कैसे करेंगे, हम आपके साथ हैं। तो ये देखने वाली बात है। और उसी में आपके जो भतीजे हैं वो स्ट्रेटेजी आपसे छीनकर अपने सहयोगों को बताकर आपको चित करने में जो है वो कामयाब हो जाते हैं। तो ये जो विफलता है वो महाविकास अघाड़ी की कम है, सिर्फ शरद पवार की मैं कहूंगा कि ज्यादा है कि आपको उस पर पर्सनली काम करना होगा। एक तो आपकी पार्टी टूटी, आपका सिंबल चला गया, और उसके बाद क्या आपको लोग नहीं पहचान रहे? शरद पवार इतना बड़ा नाम महाराष्ट्र की राजनीति में, क्या आपको लोग पहचानना भूल गए हैं और आपके भतीजे को ज्यादा जान रहे हैं? आपने सब कुछ उन्हें दे दिया है। ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन चेतन, सवाल यही है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक हमारे क्षेत्रीय भाषा में एक कहावत है कि गुरु गुड़ रह गया और चेला चीनी बन गया। मतलब ये कि गुरु ने जिसने राजनीतिक पैतरे सिखाए, जिस गुरु की छत्र छाया में रह करके वो सारे दांव पेच सीखे, उसी दांव पेच का जो है इस्तेमाल करके अपने गुरु को ही पछाड़ दिया। अब चेतन, आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर मतलब अगर हम बात करें लोकसभा जो चुनाव के जो नतीजे आए, उसमें तो शरद पवार ने काफी अच्छा किया, है ना, और महाविकास अघाड़ी का प्रदर्शन अच्छा रहा। और इसी को आधार बना करके ये कहा जाने लगा था कि बीजेपी वहां पर डरी हुई है। यहां तक कि यह भी कहा गया कि अजीत पवार भी डरे हुए हैं, और यह भी कहा जाने लगा कि अजीत पवार को अब बीजेपी साइडलाइन करेगी, क्योंकि
उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अब वहां पर जो चुनावी नतीजे आएंगे वो लोकसभा चुनाव के नतीजों की तरह ही होंगे और इसी को आधार बना करके इस तरीके की बयानबाजी शुरू हो गई थी। लेकिन अब अजीत पवार जिस मजबूत स्थिति में हैं और जिस तरीके से उनकी बॉन्डिंग जो है वो देवेंद्र फडणवीस के साथ देखी जा रही है, क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर एकनाथ शिंदे की बात करें तो एकनाथ शिंदे तो सीएम थे और आपको ये भी पता है कि किस तरीके से वो डिप्टी सीएम बने और कितना उनके बीच और बीजेपी के बीच जो है मथा पश्चिम सब कुछ हुआ और अब जाकर के उस मसले का हल हुआ। लेकिन अब ये कितने दिनों तक चलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आगे कब क्या हो जाए। लेकिन अब अजीत पवार की बॉन्डिंग जो फडणवीस के साथ देखी जा रही है और जो अजीत पवार हमेशा से सीरियस दिखते हैं वो अजीत पवार अब खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए, ठहाके लगाते हुए फडणवीस के साथ देखे जा रहे हैं। क्या इसका मतलब यही कि उनको आने वाले दिनों में बड़ा मिलने वाला है? बिल्कुल, तो इस तरीके की चीजें हैं। लेकिन अब इसी के साथ सवाल यह भी है कि आखिर शरद पवार कहां पिछड़ गए। वैसे अगर आपको जवाब देना हो चेतन, तो क्या लगता है कि कहां पिछड़े होंगे शरद पवार? देखिए, शरद पवार जो हैं वो जिस तरीके से वो काम करते रहे महाराष्ट्र की राजनीति में वो नहीं कर पाए। इस बात को बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। कांग्रेस या फिर उद्धव की पार्टी शिवसेना वो अपने हितों के लिए काम कर रही थी। कोई भी विपक्षी गठबंधन, चाहे वो जो बना हो, इंडिया अलायंस जो बना हो, क्या अब पार्टी अपने लिए काम नहीं कर रही है? क्या सिर्फ गठबंधन के लिए काम हो रहा है? क्या एक व्यक्ति को हटाने के लिए काम हो रहा है? ऐसा नहीं, सब अपने अपने हितों के लिए काम करते हैं नियाज, और यही हुआ। अब अगर कांग्रेस कोई स्ट्रेटेजी बनाती है महाराष्ट्र में, तो क्या वो अपनी बात नहीं रख रही? बिल्कुल बात रख रही है। लेकिन शरद पवार अपनी मजबूती से बात रख पाए नहीं रख पाए, इसमें कहीं ना कहीं जो है वो पेच फंसा हुआ था। महाविकास अघाड़ी में गड़बड़ कहां हुई कि सब अपनी बात तो रख रहे हैं, लेकिन उनकी बात को सुना कितना जा रहा है, उनकी बात को सीरियसली कितना लिया जा रहा है, ये एक सबसे बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ था। अब शरद पवार, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि अजीत पवार जो हैं वो अपने चाचा से सारे गुण लेकर वहां जाकर जो है छठी बार डिप्टी सीएम का पद जो है वो संभाल लेते हैं, और कहीं ना कहीं अब जो नजदीकियां हैं उनकी बीजेपी से खूब बढ़ती चली जा रही हैं। आने वाले दिनों में क्या पता इसका जो लाभ है वो उनको और ज्यादा मिल जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शरद पवार पिछड़े तो सिर्फ अपनी ही वजह से हैं कि उनको शायद ये हो गया था कि उन्होंने कोशिश ही करना बंद कर दी थी। ये कहीं ना कहीं अगर इसको कहा जाए तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा। अपने ऊपर काम करना हो या फिर सिर्फ डिपेंडेंसी जो है वो दूसरी पार्टियों पर और कांग्रेस जैसी पार्टी पर रहना, ये एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ था। तो अपने ही कारणों की वजह से जो है वो शरद पवार को शायद ये झेलना पड़ रहा है कि जो शरद पवार राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में चाणक्य कहे जाते थे, आज उनका चेहरा क्या लोग भूलने लगे हैं, उनकी बात को नहीं पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल, तो जो शरद पवार जिसे महाराष्ट्र की राजनीति में चाणक्य कहा जाता है, आखिर उस चाणक्य को क्या हुआ और वो क्यों अपने ही भतीजे, अपने ही चेले से पिछड़ रहा है, ये सबसे अहम सवाल है। आपको क्या लगता है? ये सवाल हम आप तक भी छोड़ करके जाते हैं कि आखिर शरद पवार के पिछड़ने की वजह क्या है। आप भी कमेंट करके जरूर बताएं।